हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो कि एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देखो, हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इस अर्थ पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये जो अर्थ है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब हमने क्या किया, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि अर्थ तो क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उस एक्सटर्नल फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मतलब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ तक ले गए तो वर्क करना पड़ेगा। हमने फोर्स अप्लाई किया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब हमने क्या किया, वर्क किया। तो हमने जो वर्क करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, तो हमने जो वर्क किया वो वर्क ही इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमने क्या कहा कि अगर हमने सपोज करो 5 जूल वर्क किया, तो वो जो हमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो 5 जूल वर्क किया, वो 5 जूल ही इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यहाँ तो ले आए। अब जैसे ही यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट पर लगाया हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, तो ये ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ आने लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वो मूव होगा, मोशन करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर था, उसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मोशन कर रहा है, मोशन करने के लिए एनर्जी, कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। और इन दोनों का सम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा। कि सपोज करो यहाँ पर टोटल एनर्जी है 100, तो वो थोड़ा सा नीचे आया तो 10 पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बचेगी 90, काइनेटिक एनर्जी है 10, टोटल दोनों का फिर से सम कितना, 100। फिर यहाँ से जब यहाँ आया तो और 10 पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब पोटेंशियल एनर्जी 80, काइनेटिक एनर्जी 20, दोनों का सम फिर से कितना, 100। तो इन दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लाए थे 11th और क्लास में 6 और 8th चैप्टर में कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी में जो हमने फोर्स लगाया वो फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसी टाइप से स्प्रिंग फोर्स भी जो होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये हमने किस चीज़ को डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी को। इसी टाइप से अगर हमारे पास 2 चार्जेस है कि ये है फर्स्ट चार्ज, ये है सेकंड चार्ज, इन चार्जेस के बीच में हमने पढ़ा था कि कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगता है।
तो इनमें लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स है वो भी जो कूलम्ब फोर्स है वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने पढ़ा है G m1m2/r²। ये 11th क्लास में पढ़ा था, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। तो उस फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। इसी टाइप से कूलम्ब के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में, ये यहाँ पर क्या थे, दो मास थे, ये फर्स्ट मास, ये सेकंड मास। उसी टाइप से कूलम्ब के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स, वो F इज इक्वल टू कितना होता है, K(Q1Q2)/r²। अब देखो इन दोनों चार्जेस, इन दोनों फोर्सेस में क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, ये फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला फोर्स में भी r² में है, मतलब डिस्टेंस का इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर दोनों मासेस का प्रोडक्ट है, यहाँ पर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है G, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट है K। तो लगभग ये दोनों फोर्सेस कैसे सेम है। तो जिस टाइप से हमने दो मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था, उसी टाइप से अगर हमारे पास चार्जेस है तो चार्ज कन्फिगरेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, मास है, तो मास के सराउंडिंग क्या रहेगा, उसका ग्रेविटेशनल, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी, कि ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग, अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो मतलब इस मास के सराउंडिंग यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी टाइप से यहाँ पर इस चार्ज के सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इस चार्ज के सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, इस फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, कि इस चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसी को हम इस टॉपिक में डिफाइन करेंगे। मतलब इस इंट्रोडक्शन में मेनली क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, यहाँ पॉइंट ले लिया हमने R। इस पॉइंट R पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों सेम चार्जेस ले लिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर चार्ज रखा है कैपिटल Q, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है स्मॉल q। टेस्ट चार्ज रखा है मतलब हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि इस चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इतना छोटा चार्ज है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है, मतलब ये चार्ज इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ये हमारा चार्ज, ये वाला चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन पर रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो कैपिटल चार्ज Q इस स्मॉल q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है पॉइंट R पर। ये कैपिटल Q चार्ज स्मॉल q चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, नहीं अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्सन होगा। दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम चार्जेस है। तो ये कैपिटल Q चार्ज इस स्मॉल q चार्ज को अपने से रिपेल करेगा, ठीक है, अपने से दूर भेजेगा। तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर रखा है पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों सेम चार्जेस, सेम चार्जेस के बीच में लगता है रिपल्शन का फोर्स। तो ये कैपिटल Q चार्ज स्मॉल q चार्ज को अपने से रिपल कर रहा है। ये चार्ज कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो नेग्लिजिबल रहेगी। इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ये वाला चार्ज हमारा कहाँ रखा है, ओरिजिन पर। अब ये चार्ज तो इस चार्ज पर क्या कर रहा है, रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की वैल्यू, उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe से, Fe दैट मीन्स फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q, कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपल्शन का फोर्स लगा रही है। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया, F एक्सटर्नल।
एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस चार्ज Q को पॉइंट R से उठाकर कहाँ पे ले आए, पॉइंट P पर। इस चार्ज Q को पॉइंट R से उठाकर कहाँ ले आए, पॉइंट P पर। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितना लगाया फोर्स, F एक्सटर्नल, और चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए। तो वो तो उधर फोर्स लगा रहा था, हम इधर लेकर आ रहे हैं, इधर लेकर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज तो उसे उधर भेज रहा था, हम इधर लेकर आ रहे हैं। तो हम इधर लेकर आ रहे, तो इधर लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन ही इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, कि हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स था, जो कौन लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो फोर्स, और फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल बट अपोजिट को शो करने के लिए हमने लगा दिया माइनस साइन, कि जितना फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थे उसने इस डायरेक्शन में लगाया, उतना ही फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। अब इसको कैसे समझ सकते, इसको ऐसे समझ सकते कि इस चार्ज ने सपोज करो फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। तो अगर इस चार्ज ने क्यू आर पर रखे, स्मॉल क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। तो अब अगर इसे हमें इधर लाना है, तो इधर लाने के लिए हम भी कितना फोर्स लगाएंगे, 5.000001 न्यूटन, हम भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है, कि इधर फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन, हमने इधर लाने के लिए फोर्स लगाया 5.00001 न्यूटन। दोनों फोर्स सेम, दोनों फोर्स मतलब इस पर जितना इधर चार्ज लग रहा है उतना, जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेम है, तो इस पर नेट फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम, इधर और इधर, तो नेट फोर्स 0। और अगर नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। कूलम्ब्स फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना हमने, क्या कहता है वो, कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन एक्सीलरेशन विल बी 0, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। तो हमने इधर थोड़ा सा फोर्स लगाया, इधर जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही थोड़ा सा ज़्यादा, इधर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया, तो चार्ज ने इधर चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब वो इधर ही चलता रहेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर नेट फोर्स तो क्या है, 0 है, ठीक है। तो एफ ई किसके इक्वल रहेगा, माइनस एफ ई एक्सटर्नल के इक्वल। अब जैसे जैसे हम पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज के पास में आ रहे हैं, पास में ला रहे, तो रिपल्शन का फोर्स इंक्रीज होते जाएगा, तो हमें इधर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो भी, हमें इधर लाने के लिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा। तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, तो हमारा फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो उस वेरिएबल फोर्स के लिए जो हमने वर्क डन कितना किया हमने, आर से पी तक लाने में, तो हम उसको लिखेंगे WRP। वो किसके इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल DR। यही है वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला, कहाँ से कहाँ तक लेकर आए, R से लेकर P तक। कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो उसके लिए तो वर्क डन होता है W=F.dr, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है, कि हमने सपोज किया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dr, तो उस फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, कि R से P तक लाने में, तो R से P तक लाने में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ R टू P F एक्सटर्नल डॉट FDR। अब देखो FE ही किसके इक्वल है, माइनस F एक्सटर्नल, तो यहाँ माइनस साइन इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इधर लगा दो, बात एक ही है कि ये इधर माइनस में है, ठीक है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE, कि ये इधर था माइनस में, इधर आकर प्लस हो गया, ये इधर प्लस था उधर आकर माइनस।
तो एफ एक्सटर्नल की जगह हम माइनस एफ ए लिख सकते, तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर टू पी माइनस एफ ई डॉट डी आर, वर्क डन आर टू पी। इसको हम और दूसरे वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि ये जो है ये वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ और फोर्स भी हमने एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वर्क डन क्या है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ लेकिन ये जो एफ ई है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो हमने वर्क डन किया, ये वर्क डन आर से पी तक लाने में जो हमने वर्क डन किया वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है, अब इस पॉइंट आर पे भी तो पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी इस आर पॉइंट पे भी, कि भाई यहाँ पर ये रखा था तो यहाँ पर भी कोई यहीं पे तो पैदा नहीं हुआ था, इसको भी हम कहीं से उठा कर लाए होंगे। तो जहाँ से उठाकर यहाँ तक लाए तो उसमें भी हमने कुछ वर्क किया होगा, तो वो वर्क भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पर भी तो लाने में हमने कुछ वर्क किया होगा, तो यहाँ पर लाने में जो वर्क किया होगा वो भी किस फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया यू आर से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया यू पी से। तो अब यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने वर्क किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी यू आर, यहाँ से यहाँ तक लाए तो वर्क किया, वर्क की वजह से वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो वर्क कि पहले से तो थी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ? चेंज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा यू। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहेगा? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल रहेगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल। ये किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल। ये जो हमने वर्क डन किया उसी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने किसे डिफाइन किया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, जो हमने वर्क डन किया वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ, स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ये कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? यू पी माइनस यू आर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल की, ये है इनिशियल की। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड नहीं करती? पाथ पर डिपेंड नहीं करती। और जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को ही हमने क्या कहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये जो हमारा कूलम्ब फोर्स है या दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर हमने ये चार्ज कैसा लिया है? स्टेशनरी चार्ज। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया। हमने किसे डिफाइन किया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें नहीं पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हमें नहीं पता। हमने तो सपोज कर लिया कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू आर। यू आर के स्पेस पर अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सपोज कर ले कितनी? यू आर प्लस अल्फ़ा। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी सपोज कर ले? यू पी प्लस अल्फ़ा, कि दोनों में हमने एक कोई कांस्टेंट अल्फ़ा को ऐड कर दिया। तो इन दोनों में चेंज फिर से कितना आ जाएगा? फाइनल यू पी प्लस अल्फ़ा, कि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यू आर प्लस अल्फ़ा, कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यू पी प्लस अल्फ़ा, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस। इस माइनस से ये प्लस कैंसल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर से कितना है? यू पी माइनस यू आर। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर दे दोनों जगह पर, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ छूट गया है क्या? ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं कि
सपोज करो इस पॉइंट आर पर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है कि इस पॉइंट आर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इनिशियली ये जो हमारा चार्ज था वो कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। इनिशियली चार्ज कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी सपोज कर ली, 0 फॉर कन्वीनियंस। हमें नहीं पता है इन्फिनिटी पर कितनी है, हमने हमारी सुविधा के लिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी सपोज की, 0, कि यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी है 0। इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ पर लेकर आ गए, पॉइंट पी पर, तो चार्ज को लाए तो क्या करना पड़ा, वर्क डन। तो फिर से अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या है, पी। तो फिर से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मतलब पी पर लेकर आए, माइनस इनिशियल मतलब इन्फिनिटी। तो यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन किया वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, कि कहाँ से कहाँ तक लेकर आए। ठीक है, इन्फिनिटी टू पी बता रहे हैं ना, हाँ बुक में भी ये दिया है कि इन्फिनिटी पी का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से पी तक लेकर आए। अब यू इन्फिनिटी तो हमने कितना कंसिडर किया, 0, कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो ये वैल्यू तो हो गई 0। तो यू पी इसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी पी के इक्वल। तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, कि अगर हम चार्ज को कहाँ से लेकर आए, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर कर ले कितनी, 0। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाने में जो हमने एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया, वो वर्क ही इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। और ये यहाँ तक लेकर आए, किसके अंदर लेकर आए, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए। ये कोई चार्ज है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी। तो हमने कहा कि हम एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया, इन्फिनिटी टू इस पॉइंट पी तक लाने में, इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया, वो वर्क डन ही इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।